आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की मुलाकात में मैं आपका मेज़बान नसीम दुरानी मैं अपने नाजरीन का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ बैठे हुए कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए मेहमान जिनका तारफ़ आपको करवा दूँ। मुदस्सर तांतरे साहब हैं जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। शौकत पंडित जी हैं जो BDC ब्लॉक लंगेट से हैं। फिर उसके बाद जमील राथर जी हैं जो म्यूनसिपलिटी काउंसलर हैं। उसके बाद डॉक्टर दिलशादा वुमेन चेयरपर्सन। और मेरे राइट जानब से मैं अब आपको बता दूं, मेरे साथ एडवोकेट शाहनवाज हुसैन हैं और एडवोकेट ताहिर लुन हैं और इरफान लुन हैं जो टीचर हैं। और मेरे साथ एक युवा यंग है जो बिजनेसमैन में हैं, उनका नाम है आबिद मीर। नाजरीन, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो मेरे ऑडियंस से बैठे हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ जो गेस्ट्स हैं अलग अलग ज़ुमरों से हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बदलता हुआ कश्मीर है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बदलता नए कश्मीर के मुतालिक हमारी गुफ्तगू होगी, जिसमें नौजवान देश की तरक्की में किस तरह हिस्सा आगे ले रहे हैं। एडवोकेट ताहिर, मैं आपके पास आता हूँ। 2020 क्यों अहम माना जाता है? एक तो आर्टिकल 370 चला गया और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए। एडवोकेट शाहनवाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हड़ताली सियासत का कश्मीर की माहियत पर क्या असर रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रीज़न था इस आर्टिकल को स्क्रैप करने का ये कि दिस वाज एन इम्पेडिमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कुछ फैमिलीज जो यहाँ पे थी, कुछ पॉलिटिकल फैमिली, उन्होंने इस चीज़ को एज ए टूल बनाया था, आम लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। दे वर जस्ट थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड नॉट फॉर द पीपल। तो डेफिनेटली हड़ताली सियासत बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि व्हेन देयर आर डे टू डे एक्टिविटीज़, व्हेन शॉप्स आर ओपन, व्हेन बिजनेस आर रनिंग, तो उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमी भी चलेगी। तो इफ़ देयर आर स्ट्राइक्स डेफिनेटली इट विल हैव एन इसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट रहेगा हमारी इकोनॉमी। इरफान लुन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ यही सवाल लेके। आप एक टीचर भी हैं, एक उस्ताद हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस जो हड़ताली सियासत का जो असर है कहीं एजुकेशन ज़ुमरे पे भी रहा? हालात की वजह से ना वो स्कूल जा पाया, ना वो किसी कोचिंग सेंटर में जा पाया, ना वो कोई अच्छा काम कर सका। अच्छा मीना कि वो उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला। और रहा सवाल आपका जो हड़ताली सियासत आप बता रहे हैं, सियासत चलती रहती है मगर यहाँ पे तो ज़्यादा ही सियासत चली। मुदस्सर तांतरे जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकली सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसा कि इरफान लुन साहब ने कहा कि जो यहाँ पे जो सियासी हड़ताल है ये चलती रहती है, क्या नहीं लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है कि ये एक गलत बात है? यहाँ पे बच्चों पे इससे असर आते हैं। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि हड़ताली सियासत, ये इसके दो मायने निकलते हैं। एक जो आपके सेपरेटिज्म की ओर लेके जाती है, सेपरेटिज्म वाली सियासत, और दूसरी जो आपकी मेन स्ट्रीम वाली है। तो डेफिनेटली जब भी कोई भी स्ट्राइक होगी उससे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को नुकसान होंगे। ज़्यादा नुकसान जब देखेंगे एजुकेशन सेक्टर को ही होता है। 370 के खात्मे के बाद सियासतदान लोगों को घरों में अरेस्ट किया गया और आम लोग खुश रहे। और यूटी इंतज़ामिया से भी यहाँ युवा जो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आई। तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? सच बात है, जहाँ तक लोगों के खुश होने का ताल्लुक है कि जब ये पॉलिटिकल हमारा क्लास था ये बंद हुआ तो लोगों ने खुशियाँ मनानी शुरू की। उन्होंने सोचा कि शायद अब की बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे तई बहुत संजीदा है और अब हमारी तमाम बीमारियों की दवा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। जहाँ तक प्रेजेंट गवर्नर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से बहुत मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक आम शहरी की हैसियत से मेरा ये तजुर्बा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। और वही नहीं बल्कि जिस को यहाँ दिल्ली से लाया गया, जिस गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, लोगों के पास बैठकर लोगों को सुनकर उनको कश्मीरियों की प्रॉब्लम्स का, उनकी बीमारियों का, मायूसियों का थोड़ा सा एहसास डेफिनेटली हुआ और वो संजीदा भी हो गए। अगर आपने देखा होगा इससे पहले जो गवर्नर साहब थे वो भी बहुत संजीदा थे कश्मीरी को लेकर, क्योंकि उसने कश्मीरियों के साथ मीटिंग्स की, उनको मिले। अब भी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, अगर आप देख लेंगे, वो बिजी रहते हैं। एक छोटे से नागरिक से लेकर बड़े अफसरों तक वो दिन भर मिलते रहते हैं, सुनते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे इनर फीलिंग है, पर्सनल लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी को रिलीफ मिले। शौकत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
क्या आपको लग रहा है कि दफ़ा 317 और 35 के बाद मिलिटेंसी और पत्थरबाजों के वाक़ात में कमी आई? पत्थरबाजी में कमी आई है, लेकिन मिलिटेंसी में इतनी कमी नहीं आई जितनी लोगों को तवक्का किया, जितनी सेंटर को लग रहा था। आप देख लीजिए, इन्फिल्ट्रेशन बराबर हो रही है। आबिद मीर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, हाल ही में जो डीडीसी इलेक्शंस हुए, नौजवानों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, ऐसा क्यों? जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हाल ही में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो उन्हीं के लाइनअप में थे। अब वो उनके डायरेक्शन में थे, कैसे थे, लोग चाहते हैं कि समहाउ यहाँ की जो हमारी जो लाइफ है वो समहाउ ठीक हो जाए, क्योंकि जो एक कश्मीरी है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड है। वो चाहते हैं कि समहाउ, क्योंकि हर साल, हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद किसी ना किसी को वोट डालते हैं, हम चाहते हैं नहीं ठीक हो जाए। आबिद, मेरा जो क्वेश्चन था, मैं कह रहा था कि जो युवा आगे आई, क्या उनको नहीं लग रहा था जो पहले यहाँ पे लोग थे उनसे वो नाराज़ थे, इसलिए अब युवा पीएचडी स्कॉलर आगे आए, एडवोकेट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? जी सर, वही बात बोल रहा हूँ कि उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन है, जो पीछे हुआ वो अब आगे नहीं होगा। रेस्ट अप टू देम, जो होगा उन तक वो करेंगे। अब जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन इससे पहले लोगों की थी, वैसे ही अब लोग फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन में युवा ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, खासकर यंग युवा ने, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी बात सही है, जो मतलब एडवोकेट हैं वो ज़्यादा आए आगे, वो चाहते हैं कि कश्मीर आगे, मतलब जो कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरों ने बहुत कश्मीर को नचाया है उंगलियों पे। मैं सच कहता हूँ, ऊपर वाला देखता है, चाहे कोई खुश हो जाए या नाराज़ हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला नाराज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों ने कश्मीर को उंगलियों पे नचाया, अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो आगे ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए लोग आए और लोगों ने उनको वोट भी दिया है, ताकि जो कश्मीर है इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। एडवोकेट शाहनवाज, आपकी तरफ से यही इशारा आया था कि खासकर जो हुर्रियत के लीडरों का बड़ा दबदबा था, आप किस नज़रिए से इस बात को देखते हैं? देखिए, अगर हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे पिछले 35 साल में, वो टोटल 0 है। पहले हमें ये देखना है ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आई कहाँ से। ये वो लोग हैं जो दे वर वेरी मच इन इंडियन मैन स्ट्रीम। 87 में इलेक्शन रिग हो गया, इनका ईगो हर्ट हो गया, तो इनने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया। फिर एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया, कभी पाकिस्तान, कभी एक सेल्फ सेपरेट नेशन हो, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवेंचुअली बहुत सारे स्टैंड्स चेंज किए। तो मेरे हिसाब से एक टाइम आया जब लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो लोग जो हमें पिछले 35 सालों से नचा रहे थे, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो लोगों ने जब ये रियलाइज़ की ये बात, तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करना बंद किया। तो इवेंचुअली लोगों को समझ आया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए, पैसे के लिए लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। तो मेरे हिसाब से ये जो एक दुकान चल रही थी, आई डोंट नो ये कहाँ से स्पॉन्सर हो रही थी, सम सेज फ्रॉम पाकिस्तान, सम सेज फ्रॉम अब्रॉड, तो अब ये दुकान उनकी बंद हो चुकी है। अब लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया है कि टाइम एंड अगेन ये एक बंच ऑफ पीपल, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। एडवोकेट ताहिर, जैसा कि एडवोकेट शाहनवाज ने कहा कि उनकी एक जो दुकान चल रही थी, क्या आपको लग रहा है कि उनकी कौन सी दुकान और कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा था इस दुकान पे? आई थिंक जो हुर्रियत में आज तक लोग रहे हैं, अगर हम उनके माजी का जायज़ा लेंगे तो वो पावर हासिल कर नहीं पाए, तो उन्होंने ये पाथ चूज़ की। नंबर 1, उनको ये तो बहुत सच है, क्लियर है कि उनको इंस्टॉल किया जा चुका था। दे वर स्पॉन्सर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द डिफरेंट टाइम। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया, अब उनको यूज़ किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से कश्मीरियों के अगेंस्ट। 35 सालों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के लिए कुछ कर नहीं पाई। उन्होंने सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करके कश्मीरी कौम को हड़तालों के सिवा कुछ दिया ही नहीं। वो यहाँ की तरक्की में, यहाँ के पीस में कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाए, और ना वो पाकिस्तान को मतमईन कर पाए, उनको मनवा पाए कि वो भी कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा रहम फरमाए। तो और लोगों को अब पता चला है, पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 30 सालों से हड़तालें कर करके उन्होंने अचीव तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। और वो एक ऐसा टोला था जो बाय कन्विक्शन इसमें था नहीं। आई हैव बीन अपोजिट टू हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, उनके खिलाफ हूँ कि जो उनका तरीका रहा है कश्मीरियों के जज्बात को, सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने का,
उसके खिलाफ हम बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। बड़ा माजी नहीं रहा है, कोई बड़े शख्सियत के लोग वो नहीं हैं। वो एक्चुअली जिस चीज़ कहते हैं ना, जिस चीज़ का मार्केट होता है वो चीज़ चलती है। मार्केट सेंटिमेंट की थी कश्मीर में, और उन्होंने उसी सेंटिमेंट पे हाथ रख कर कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट किया। आबिद, मैं आपके पास आता हूँ। आप एक यंग युवा हैं जो पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ के युवा को जो भटकाता था। क्या आपको लग रहा है कि आज वैसा नहीं रहा? देखिए, पहली बात ये है, जैसा कि एडवोकेट ताहिर साहब ने कहा, कि अगर वो लोग भटकाते हैं तो उनको स्पेस मिल क्यों रही है? अगर वो लोग भटकाते हैं, अगर आप देखें, जैसा आप स्टोन पेल्टिंग का भी बोल रहे थे, लास्ट 2 ईयर से बहुत कम है, मेरे हिसाब से हो नहीं रही है। दैट मीन्स कि यूथ पीस चाहता है। वो लोग इसकी तरफ है कि अगर हमारे साथ सेपरेटिस्ट ने सिंस फ्रॉम लास्ट बंच ऑफ ईयर्स हमारे साथ, अगर हमारे सेंटिमेंट्स के साथ अगर खेला जा रहा है, जो कि जब हड़तालें होती है, जो हुई पीछे, उसमें हर एक सेक्टर लॉस में, एजुकेशन सेक्टर है लॉस में, बिजनेसेस, हर एक चीज़ लॉस में। हमारा जो मतलब 90s बॉर्न जो जनरेशन है वो सफ़र कर रही है, बट एक कश्मीरी, एक पिता, एक भाई, एक माँ ये नहीं चाहेगी जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो अब सफ़र करे। इरफान लोन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि आपको लग रहा है क्यों कि पाकिस्तानी सपोर्टर NI रेड के ख़िलाफ़ हैं? चोर को अपने वो बैग की तरफ नज़र होती है। जो चोर होता है उसको अपने जेब की तरफ ही नज़र होती है, मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो जाहिर सी बात है, तो जिसने किया होगा तो उसके खिलाफ ही होगा। एडवोकेट ताहिर, मैं अगला क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूँ। हुर्रियत लीडर क्यों नहीं NI रेड के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हुर्रियत इंडिविजुअल्स की एक छोटी सी कम्युनिटी हुआ करती थी। अब बाय कन्विक्शन वो किसी काज के साथ थे नहीं, बाय कन्विक्शन वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो यूज़ हो रहे थे। तो अब उनको थोड़ा सा लगा कि हम नहीं कर पाएंगे ये सब, तो वो खुद ही अब चुपचाप करके घर में बैठे हुए हैं। तो उनमें उतनी करेज है नहीं कि वो इसके खिलाफ बोलेंगे, और कंटेंट भी नहीं है। तो किस आधार पे वो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर बोलेंगे? क्योंकि इट हैज़ नॉट बीन टेल ओनली बाय इंडिया कि दे हैव बीन फंडेड बाय डिफरेंट पीपल। यहाँ के आम लोग भी जानते हैं कि फॉर मनी दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वेंट अगेंस्ट द कश्मीरीज। ये तो जाहिर सी बात है। जिसको भी आप उठा लें, तो जिस हुर्रियत वाले को भी, वो आपको पाक नहीं दिखेगा, वो आपको साफ नहीं दिखेगा। उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप डायरेक्टली किसी को भी पकड़ लीजिए, एम्बेजलमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, इसी में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, पैसे में। उनकी सरकारों के साथ राब्ते रहे हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट दिलवाई है। तो उसके तो बहुत सबूत आपको तो खुद पता होंगे, उनको यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्लियर भी नहीं थे। कुछ सम पीपल बिलीव कि वो तो पाकिस्तान के थे ही नहीं कभी, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय somebody else, वो किसी और के थे। तो उनके किरदार के ऊपर ही शक होता है, और अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो थे किनके और किसने कब उनको यूज़ किया। तो वो कोई क्रेडिबिलिटी वाला सेक्शन था नहीं, और उनका जिसको बोलते हैं मॉरल करेज, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो किसी चीज़ के खिलाफ बोलें, एक हड़ताल काल दें। इखलाकी तौर इतने पस्त लोग हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर बोल ही नहीं सकते। मदरसा तांतर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है? अपने ही हाथों बनाए हुए लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद को जेल में बंद कर दिया, दुनिया को बताता है कि हमने जी दहशतगर्द को बंद कर दिया। देखिए, जब किसी की मजबूरी बनती है तो ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब पाकिस्तान की अब ये मजबूरी बन गई कि दुनिया में जब भी वो कहता था कि मैं पीस के लिए काम कर रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक एम्बेसडर हूँ मुस्लिम कंट्रीज़ का, स्पेशली ज़्यादा एम्बेसडर बोला करता था कश्मीर का। तो उनकी यही मजबूरी बन गई, क्योंकि जब भी वो बात करता था पीस की, तो उनको क्या कहा जाता था वहाँ से कि आपके कंट्री में ये क्या कर रहा है फिर। तो उस बंदे को बंद करने के लिए उनको यही रीज़न था, ताकि दुनिया देखे जितने भी टेररिस्ट है, इनके सरगुरु जो है, इनको अरेस्ट किया गया, ये आप कोई भी मौका नहीं देना चाहते। आखिर क्यों लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को ना तो बांग्लादेश पसंद कर रहा है, ना अफगानिस्तान पसंद कर रहा है, खासकर जो ऐसे दहशतगर्दी मामलात को लेकर, ना ही सूरिया पसंद कर रहे हैं? सही बात है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स है बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हैं।
जब से पाकिस्तान ने जन्म लेना शुरू किया। उसकी वजह क्या है वो तो पाकिस्तान जानता होगा, लेकिन हमारे ख्याल से पाकिस्तान में जो अस्करियत का कल्चर पनपा, जो जहादियों ने वहाँ जन्म लिया, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया। उन्होंने जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की तो जहादियों ने वहाँ पे बीच में रखना ढाल कर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। तो ये वजह है कि या क्रिकेट टीम खेलने आती है तो उन पे श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे हमला हुआ, या जहादियों का जो पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी रही है, इंस्टीट्यूशंस में जो भागीदारी रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी हद तक ख़राब रही। एडवोकेट शहनाज, मैं आपके पास अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बलूचिस्तान में जो आर्मी किलिंग कर रही है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और लोग वहाँ से भागकर दूसरे मुल्कों में बैठ रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स है। एक तो जो मीडिया में आए दिन जो दिखाते हैं चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे जो भी रिगार्डिंग बलूचिस्तान, ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या पोजीशन है तो मैं पर्सनली उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। बट इफ़ इट इज़ सो, अगर वो मांगते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कि वो खुद दे आर नॉट विद द पाकिस्तान और दे वांट टू लिव सेपरेटली, एक इशारा दिखाया इसी क्वेश्चन को लेकर कि आप इस किलिंग्स को कैसे देख रहे हैं और लोग वहाँ से देखिए, छोड़कर ये दूसरे ऐसा मुल्कों में- मसला है जिस पे हमारे दिल भी कभी बहुत निराश होते हैं एज ह्यूमन बींग्स। जब मैंने बहुत सारी वीडियोस बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंटली, ना कि इंडियन मीडिया से कंसल्टेशन लेके, बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया का मुताला किया, ना सिर्फ इंडियन मीडिया का बल्कि पाकिस्तानी मीडिया का, और पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनका जो डेटा आता है उसको मद्देनज़र रखकर जो वहाँ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो उस मुल्क के शहरी हैं, वो अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ किसी किस्म की ग्रीवेंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो पुरअमन तरीके से उनको सुनने की कोशिश करें। रिसेंटली बाहर एक मुल्क में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मौत भी हुई थी, और सबसे पहले जनरल मुशर्रफ ने जो नवाब अकबर बुख्ती को, वहाँ जो उनका लीडर था, एक बहुत बड़ी इमेज थी, दुनिया में उसकी इज्जत थी, रेड करके उनको मार दिया गया। तो मेरे ख्याल से वो बलूचिस्तान का सबसे ऐसा वाक़ा है जिसने बलोच कौम को पाकिस्तान से अलग कर दिया है। पाकिस्तान को अब भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल पे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या एडवोकेट शहनाज, ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है कि वहाँ पे पब्लिक को राइट है या कि आर्मी को कि जो वो जिसको चाहे वो उसको कुर्सी पे बैठा सकते हैं? देखिए, जो आपने इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आर्मी का रोल रहता है, मेरे हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही एपरेंट क्वेश्चन है और इसका एक एपरेंट आंसर है कि हाँ, रोल रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे कुछ रिजीम्स, कुछ गवर्नमेंट्स हमने खुद देखी, द पीपल हु वर रनिंग द पाकिस्तान वेर आर्मी ऑफिसर्स, बीट ज़िया-उल हक, मुशर्रफ साहब थे। तो अगर फिर डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को देखें तो डेफिनेटली दिस इज़ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि गवर्नमेंट to elect a government, it's a democratic right of a government, it's a democratic right of people, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो लोगों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ समथिंग इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान एज ए कंट्री बहुत कुछ लैक कर रहा है। बेसिक जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है वो पाकिस्तान में अभी तक रेस्टोर नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है वहाँ, क्योंकि वो सिस्टम में इतना डीप रूटेड है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी नहीं है, एंड दे कैन मेक मनी। मेरे हिसाब से इतना फ्री हैंड है, दे कैन मेक मनी, जितना उनकी मर्जी है उतना वो पैसा बना सकते हैं। तो एक कल्चर है पाकिस्तान में, जो इससे पहले भी आपने एक सवाल पूछा था, यहाँ पे थॉरोली डिस्कस हुआ था। पाकिस्तान आर्मी का जो कल्चर है पाकिस्तान में, दे आर सो डीप रूटेड एंड कनेक्टेड विद द सिस्टम। एक फ्री हैंड दिया है उनको गवर्नमेंट ने। डॉक्टर दिलशादा, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये अगला क्वेश्चन लेके कि चाइना, जो चाइनीज़ हैं सी पैक के रूट से वो जो पाकिस्तान के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है जो वहाँ की लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे वो शादी करते हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और वो वापस चले जाते हैं वहाँ पे लड़कियों को छोड़ के, क्या ये गलत नहीं है? देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है उन लड़कियों के साथ, जिन लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर
वो वापस आ जाते हैं। हमारा रिलीजन भी इसका इजाज़त इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देता है, और एज पर ह्यूमन बीइंग हमारी ह्यूमनिटी भी इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। शौकत पंडित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन लेके। क्या ये बात सही नहीं है कि चाइना में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ और बदसलूकियाँ हुई हैं, तो पाकिस्तान उसका एक सच्चा दोस्त मानता है, क्या वो चाइना को नहीं बोल सकता कि वहाँ के मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है, जैसा बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में या जो इसराइल वहाँ पर जुल्म कर रहा है, इसी तरह चाइना भी मुसलमानों के साथ वहाँ पर हद इंतहा दर्जे का जुल्म कर रहा है। यहाँ पे मुदस्सिर में आपके पास आता हूँ, क्या उसने ये सच ही कहा कि जिसका खाइए उसी की गीत गाइए? क्या इसने ये बात सच की कि इमरान खान को चाइना से सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए वो चाइना को खुलेआम नहीं बोल सकता है इस चीज़? डेफिनेटली, जब भी आप देखेंगे किसी भी मुल्क में जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मूवमेंट चला या कुछ भी हुआ, पाकिस्तान पहला मुल्क होता है जो पहली बात करता है। जैसे रोहिंग्या में हुआ तो पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था मैं अपनी सेना भेज रहा हूँ मुसलमानों के हेल्प के लिए, मगर चाइना में क्यों नहीं? इवन कि अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हर वक्त चाइना का ही चलता रहता है कि चाइना ने मुसलमानों के साथ ये किया, वहाँ अजान पे बैन लगी, वहाँ इवन के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ का मुसलमान लड़कियों के वो अप्रन काटे गए या रोज़ा नहीं रखने दिया गया, जो लास्ट टाइम चला था। बट डेफिनेटली पाकिस्तान, उनके जो इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है अगर पाकिस्तान ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करे तो फंडिंग बंद हो जाए। तो मेरे साथ इन सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए और चढ़ बढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, मैं पुरुम्मीद हूँ आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो मेहमान गिरामी हमारे साथ रहे उन्होंने आपके दिल का बोझ हल्का किया होगा। तो नाजरीन, आज जो ये प्रोग्राम था बदलते नए कश्मीर के मुख्तलिफ हमारी गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने हर एक चीज़ पे गुफ्तगू की, चाहे वो डेवलपमेंट की बात थी या वो मिलिटेंसी की बात थी, तो हर लिहाज से हमने जो बात की, तो मैं सब इन मेहमानों का तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।